आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है उसको सॉल्व कर रखा है और इसी प्रकार से जो इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं हम लोग उनको एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट जो 2 दिया हुआ है इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो आइए देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, आर्टिकल 16 ये भी भारतीयों को ही प्राप्त है, आर्टिकल 19 तो ये जो तीनों राइट दिए हुए हैं ये सिर्फ केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं और किसी अन्य विदेशी नागरिक को ये प्राप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड नंबर में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताना है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कथन कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले स्टेटमेंट कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला देखिए राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। तो ये भी गलत है क्योंकि 30 वर्ष होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। तो 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य जो रहते हैं हर दूसरे वर्ष वो पदमुक्त होते हैं। तो इसमें से देखिए ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है, कह रहा है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन भी है। तो इसको अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में कह रहा है जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वो कौन कौन सी शर्तें पूरी करता हो। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी शर्तें पूरी करता हो। तो पहला कह रहा है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, या क्या किया हो उसने 10 वर्ष लगातार 10 वर्ष तक उसने क्या किया हो, उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अगला कह रहा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो ऐसा कहीं प्रावधान कोई नहीं किया गया है कि उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा पूछा जा रहा है सही है, तो केवल स्टेटमेंट इसमें एक जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो 4 नंबर का वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो कितने माह के भीतर होना चाहिए, ये 2 माह के भीतर होना चाहिए, इसका अनुमोदन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो लाया गया था 1963 में। तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किए गए हैं। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर उनको हमको लागू करवाने हैं तो उनके बारे में किस अनुच्छेद में हमको बताया गया है, तो वो कैसे लागू होंगे। तो बताया गया है आर्टिकल 37 में। किस में बताया गया है, आर्टिकल 37 में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चलाइया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ये बताना है किस वर्ष किया गया था। तो किया गया था 1991 में। तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो कौन सी क्रांति है इसके बारे में हमको बताना है, तो वो है भूरी क्रांति। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इससे इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है, तो इसको हॉट मनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है 11 नंबर जो क्वेश्चन है 11 नंबर इसमें कह रहा है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जिसको एफआरपी भी कहते हैं का अनुमोदन कौन करता है। अनुमोदन मतलब होता है एक तरह से इसको रेक्टिफाई कौन करता है। तो कौन करता है इसको, तो आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट समिति होती है ये इसको ग्रांट करती है, एक तरफ से अनुमोदित करती है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में कह रहा है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था। तो सरकारी पदों का त्याग ये शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल था, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी तो ये शामिल नहीं था। तो बेसिकली ऑप्शन में जो होगा वो आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में कह रहा है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो ये एग्जैक्टली डेट पूछा जा गया है, तो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर में क्या कह रहा है,
गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्नलिखित घटनाओं का सही, इसमें पूछा रहा है कौन सा कालक्रम वो सही नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेल सही नहीं है। तो देखिए चौरी चौरा घटना ये हुई थी 5 फरवरी 1922, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है और बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो गलत सही दिए हुए हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए हम लोग 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था, ये बताना है कब किया गया था। तो किया था 21 अक्टूबर 1943 को, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो 1829 का नियम था उसके जो आर्टिकल 70 था उसके तहत ये इसका उन्मूलन किया गया था। तो 1829 के नियम जो 17 था उसके तहत क्या किया गया था, तो सती प्रथा का उन्मूलन उसके तहत किया गया था। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो इनका क्या नाम था ये बताना है। तो इनका नाम था लॉर्ड एल्गिन प्रथम, तो ऑप्शन जो बी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष में से, देखिए क्या कह रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष में से निम्नलिखित में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। तो देखिए कौन सा उसमें शामिल नहीं था ये बताना है हमको। तो देखिए पाल भी शामिल थे, राष्ट्रकूट भी शामिल थे, लेकिन पल्लव इसमें नहीं शामिल थे बल्कि प्रतिहार भी शामिल थे। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे। तो शव के जो सिर थे वो उत्तर की दिशा में रखे जाते थे और जो पैर होता था वह दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। तो ये इनका सीक्वेंस था। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में कह रहा है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। तो वो थी चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो ऑप्शन जो इसमें डी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 में कह रहा है स्वामी महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल की प्राप्ति हुई थी। तो वो नदी थी ऋजुपालिका, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 22 में कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये मक्खलीपुत्र घोषाल थे, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है 23 नंबर कह रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वो कहा जाता है शाहजहाँ के युग को। क्या कहा जाता है, स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 में कह रहा है मुगल काल में मुहतसिब कौन होते थे। ये कौन होते थे, आचरण अधिकारी होते थे। मतलब इनका ये कार्य था कि प्रजा के बीच जाके पब्लिक में जाकर लोगों के बीच कैसा माहौल है इस बात का वो आकलन करते थे। तो ये कौन करते थे, ये मुगल काल में मुहतसिब नामक अधिकारी ये कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 25 में कह रहा है दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था। तो बेसिकली ये था सैन्य विभाग, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 26 में कह रहा है बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो किसके दरबारी चित्रकार थे ये बताना है। तो ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। क्या नाम था इनका, बसावन व दशवंत। अगला देखिए 27 नंबर। 27 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है, कुंडनकुलम ये कर्नाटका में नहीं है, काकरापारा ये गुजरात में है, तारापुर ये महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, यही स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला कह रहा है 28 नंबर। 28 में कह रहा है 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो किन देशों के मध्य स्थित है ये बताना है। तो बेसिकली है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो 38वीं समानांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य वो फैली हुई है। तो इन दोनों देशों के बीच ये फैली हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन 29 नंबर। 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है गुण नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, तो स्टेटमेंट सही है। बी कह रहा है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थर्ड देखिए ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा, यही स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुमेल करना है हमको, सूचियाँ दी हुई हैं 2 साइड में। आइए उनकी कमी से क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो विटामिन क्या है, विटामिन B7 है, उसकी कमी से क्या होता है ये पहले हमको ये बताना है। तो उसकी कमी से देखिए क्या हो जाता है,
तो बालों का झड़ना, अगर B7 की कमी होगी तो बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर B12 की वहीं कमी से हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, इसमें आरक्तता हो जाती है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है। और विटामिन ए क्या करता है, तो इससे क्या होता है, ये बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है। और जो विटामिन के है उससे क्या होता है, रक्त की थक्का जमने में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 में क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो वह है गैलेक्टिक इकाई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारों के मध्य दूरी क्या नापने की इकाई क्या है, ये माप करने की इकाई क्या है, तो वह है गैलेक्टिक इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो बताना है कौन सा रोग है वो, तो वह है वर्णांधता। वर्णांधता जो होती है वो पुरुषों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में वो कम होती है। अगला देखिए, अगला कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वाहन करता है, मतलब ये किसको ले जाने में मदद करता है, ये बेसिकली पूछा जा रहा है। कि ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये बताना है। तो कहलाती है गुप्त ऊष्मा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं हम लोग, लैटेंट हीट इसको कहते हैं। तो ऑप्शन डी होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ये बात बताइए, पूछा जा रहा है किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो जीव द्रव्य होता है उसमें क्या न्यूक्लिक अम्ल उसमें नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो ये बताना है कौन सा स्रोत नहीं है। तो यह है जंतुओं के यकृत तथा गुर्दे, ये क्या है, ये ए के अच्छे स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर हमको मिलान करना है इसमें। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध किस में मापा जाता है, तो इसकी जो इकाई है वो ओम है। वहीं हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो विद्युत प्रवाह है वो किस में मापा जाता है, तो वो एम्पियर में मापा जाता है। और वहीं हम लोग अगर बल को देखते हैं तो बल किस में मापा जाता है, तो वो न्यूटन में मापा जाता है। और जो पावर होती है वो वाट में मापी जाती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 में कह रहा है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो बताना है सबसे जिसका कम घनत्व होता है वो कौन है, तो वो है लिथियम। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 को देख लेते हैं हम लोग। तो 39 में कह रहा है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो ये कृत्रिम बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह एक बहुलक नहीं है, तो ये बहुलक है, ये भी गलत है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं, तो इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें से सिर्फ ए जो ऑप्शन होगा वही राइट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 40 नंबर में कह रहा है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से क्या तय करता है, मतलब क्या तय करता है, तो बताना है। तो वो तय करता है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करती है, उसके रासायनिक गुण को तय करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 में क्या कह रहा है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये देख लेते हैं किन किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसमें कह रहा है जो भागीरथी और अलकनंदा है इसी के तट पर क्या है, इन्हीं की नदियों के संगम पर क्या है, देवप्रयाग स्थित है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। तो उस स्टेट का नाम हमको बताना है। तो वो है मध्य प्रदेश। यहाँ से क्या होता है, जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 में कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो पूछा जा रहा है कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसको देख लीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वहाँ पे क्या होती है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला है 44 नंबर, इसमें देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में ये सही है। रोहिला
राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटका में है और सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। तो बताना है इसमें से कौन सी धारा जो क्या है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, ये बताना है। तो जो अग्लुहाश है वो क्या नहीं है, तो वो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, बल्कि ये उष्णकटिबंधीय महासागरीय जलधारा है। और जो बाकी तीनों दिए हुए हैं ये कैसी हैं, तो ये शीत महासागरीय जलधाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। 46 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है ये बताना है। तो ये कहा जाता है कावेरी को, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर। 47 में कह रहा है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो रिंग ऑफ फायर जो है वो किस लिए जाना जाता है इसको बताना है। तो भूकंप के लिए जाना जाता है, ज्वालामुखी के लिए भी जाना जाता है, तूफान से कोई इसका कनेक्शन नहीं है, और जंगल की आग से भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो इस एक तरफ रेगिस्तान दिए हुए हैं और उनके जो देश में स्थित हैं उनको दिया गया है, तो इसमें बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए तकला मकान ये चीन में है, ये सही है। थार जी भारत में है, आटाकामा चिली में है, गिब्सन ये अफ्रीका में नहीं है, तो ये ऑप्शन जो होगा वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 में क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधात्मकता या घर्षणात्मकता बेरोजगारी है। मतलब पूछा जा रहा है जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है उसको किसे कहेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए जो ऑप्शन सी है इसमें व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। जैसे इसका क्या कहने का मतलब ये बता देता हूँ मैं, कि जैसे मैं कोई जॉब कर रहा हूँ और मैं ये जॉब छोड़ करके दूसरे जॉब की तैयारी करने लगा हूँ, तो मैंने इस समय प्रेजेंट में क्या किया है, नौकरी अपनी छोड़ दी है और मैं कुछ समय के लिए बेरोजगार हो गया हूँ जब तक मुझे ये नई नौकरी नहीं मिल जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब मैं अभी संघर्ष कर रहा हूँ एक तरह से, इसको इस तरह से याद रखिएगा कि मैं अभी संघर्ष कर रहा हूँ, तो इसमें एक तरह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो यही जो बीच का ड्यूरेशन है जब हम लोग बेरोजगार हैं, मतलब एक जॉब को छोड़कर हम दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, घर्षणात्मक बेरोजगारी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर में क्या कह रहा है। 50 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन MSP जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कथनों पर हमको विचार करना और बताना है कौन सा उपयोग सही है। इसमें से बताना है जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा सही है, ये देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं, तो ये सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस बात को यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसका अनुमोदन कौन करता है, तो वो कृषि लागत और मूल्य आयोग ये करता है, तो ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो एडिटोरिया का स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।